तो हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। मान लो कि हम अगर वाटर में सॉल्ट अगर हम डिजोल्व कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर होगा जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, सोच सोच के बताओ कौन कौन सा फैक्टर है। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें हम सॉल्ट को पानी के अंदर ज्यादा डिजोल्व कर सकते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। पहला है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बोले तो अगर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, इफ solution is endothermic, if solution is endothermic, then increase the solubility, by increasing of temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सॉरी अगर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड प्रेशर का, तो देखो ये सॉलिड और लिक्विड का ये सॉल्यूशन है, तो इसलिए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, हम अगर बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे पोलर लाइक डिजोल्व, लाइक पोलर में पोलर डिजोल्व होता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, पोलर डिजोल्व पोलर लाइक पोलर डिजोल्व पोलर, तो इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कैसे हो पाएगा। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबने लिख लिया, इंक डाल लेता हूं पहले। सबने लिख लिया, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। अब यहां से हम, तो कल हमने देखा था कुछ टर्मिनोलॉजी, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमने टाइप देखा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म।
कंसंट्रेशन टर्म वही जो हमने स्टोइचियोमेट्री में टीच किया था, तो उसको एक बार दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो राइट डाउन हेडिंग कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। अब यहां कंसंट्रेशन टर्म जो है पढ़ना है, वो पहला है मोलारिटी, दूसरा है मोलालिटी, सॉरी मोलारिटी, दूसरा है मोलालिटी, तीसरा है नॉर्मलिटी। क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में हम कंसंट्रेशन टर्म को एज ए रिवाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है वेट बाय वेट परसेंटेज, सिक्स्थ है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और सेवेंथ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एट है पीपीएम और पीपीबी। तो इतना टर्मिनोलॉजी हमें इसमें देखना है, इसको राइट डाउन करो। ये वन बाय वन सारे टर्मिनोलॉजी हम फिर से रिवाइज करेंगे जो स्टोइचियोमेट्री में हमने देखा था। सबने लिख लिया? चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फिर से। मोलारिटी, तो पहले हम मोलारिटी का डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये सब पूछा जाएगा तुम्हें बोर्ड वगैरह में। तो मोलारिटी का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल डिजोल्व है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, ठीक है। और मोलारिटी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल लिया जाता है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है, और वो भी कैसे, लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं दिया गया है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कैसे, ml में, इनटू क्या लिखेंगे 1000, इनटू हम लिखेंगे 1000। ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला। अब यहां से अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट, मोल का यूनिट मोल होगा, मोल और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होगा। तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या हम इसको मोलर के नाम से भी जानते हैं, एम भी लिखा जाता है जिसको हम मोलर के नाम से जानते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा मोलर, कैपिटल एम। और ये कंसंट्रेशन, यहां वॉल्यूम, वॉल्यूम है इसलिए इट इज टेम्परेचर
टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये है मोलारिटी का डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। इसको हम कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट के बारे में अगर बात करें तो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या हम मोलारिटी कैपिटल एम से भी लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है मोलर। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो जहां जहां वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये आपने लिख लिया होगा। तो ये बोर्ड वगैरह में तो डिफिनेशन भी आ सकता है इसका कि व्हाट इज मोलारिटी, व्हाट इज यूनिट ऑफ, एक नंबर में आ जाएगा व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलारिटी, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? चलो अब हटाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना दिया जा रहा है, डाइल्यूट करने का मतलब है वो उसमें पानी डाल दिया जा रहा है। तो अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाया जा रहा है, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन फाइंड न्यू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में पानी मिला दिया जा रहा है, जैसे यहां पर मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, अब इसको डाइल्यूट कर दिया गया। डाइल्यूट करने के बाद इसे पानी मिला दिया गया, अब इसका मोलारिटी चेंज हो जाएगा। जैसे हम मान लो शरबत बनाए, उसे पानी मिला देंगे तो उसका मिठास चेंज हो जाएगा और इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। लेकिन डाइल्यूट करने के पहले और डाइल्यूट करने के बाद जो मोल है सॉल्यूट का वो चेंज नहीं हुआ। यानी मोल अभी अभी लिखाया था मोलारिटी,
मोलारिटी के उल्टा क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर ये और ये मल्टीप्लाई हो जाए तो मोल निकल जाएगा, मोल इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यानी हम बोल सकते हैं एम इंटू भी। तो एम इंटू भी यानी मोल ये सॉल्यूट का है, तो हम कंसेप्ट क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन will be equal to number of mole of solute after dilution। यानी सॉल्यूट का जो मोल है पानी मिलाने के पहले, मान लो 100 ग्राम शुगर हमने लिया, तो 100 ग्राम शुगर अगर पानी मिलाने के पहले लिया और पानी मिलाने के बाद, तो ऐसा थोड़ा ना कि 100 ग्राम शुगर चेंज हो जाएगा, शुगर का अमाउंट या मोल उतना ही रहेगा। यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बराबर होगा। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो m इंटू भी, यहां लिखेंगे m1 और यहां लिखेंगे v1, और यहां मोल कैसे निकालेंगे m2 v2। ये अब हमसे न्यू कंसंट्रेशन अगर पूछा जाएगा तो m2 हम यहां से निकाल सकते हैं, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यहां से हम न्यू कंसंट्रेशन m2 हम राइट डाउन करना, इसको। बातें क्लियर हो गई? तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन में हम क्या करेंगे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा देंगे। राइट डाउन करना है, इसको डायग्राम निकाल के राइट डाउन करना है। सबको समझ में आया क्या? मानसी चौहान कंप्लीटेड, सानिया क्लियर, वैष्णवी ओके। अब ध्यान देना यहां पे, मान लो हमसे क्वेश्चंस में बोला कि कितना और वॉल्यूम वाटर मिलाया जाए कि कंसंट्रेशन इतना हो जाए, m2 मान लो ये पहले से दिया हुआ है, तो एडिशनल वॉल्यूम क्या होगा। तो एक पॉइंट और भी लिखना है इसमें, एडिशनल वॉल्यूम इज, एडिशनल वॉल्यूम इज, एडिशनल वॉल्यूम इज। अब मान लो पहले V1 था अब V2 हो गया, तो कुछ पानी मिला दिया गया होगा, तो V2 माइनस V1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लो 2 लीटर था अब 4 लीटर हो गया, इसका मतलब 2 लीटर पानी मिलाया गया होगा। तो हम इसमें से अगर पूछेगा कितना पानी मिलाया गया एडिशनल, तो हम बोल देंगे V2 माइनस V1। सबको समझ में आ गया? प्रज्वल क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर मान लो कि 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, अगर 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाएगा, जैसे मान लो डायग्राम के साथ सब निकालना,
अगर मान लो एक यहां पर एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, और एक यहां पर दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड देन फाइंड फाइनल molarity of, then find resultant molarity of when two solutions are mixed, then find resultant molarity of the solution. जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो रिजल्टेंट मोलारिटी क्या आएगा, ये हमें जानना है। तो मान लो ये हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया और एक हम तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहां पर हम तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इसका हमें मोलारिटी निकालना है, M3 निकालना है या M रिजल्टेंट निकालना है। अब M रिजल्टेंट निकालने के लिए अब यहां पर हमें M रिजल्टेंट निकालना है, तो M रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल मोल कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना है, ये होगा ना, मोल अपन वॉल्यूम। अच्छा, यहां से मोल कैसे निकालेंगे, तो यहां से मोल हो जाएगा M1 V1, ये मोल निकल गया। यहां से मोल कैसे निकालेंगे, M2 और V2, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोल निकल जाएगा, और टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला बन गया M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये क्लियर हो गया। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो व्हाट विल बी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर। राइट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब हमने एक तो डाइल्यूट किया और दूसरा हमने
दो सॉल्यूशन को मिक्स किया। अब मान लो हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, ठीक है। जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमारा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अगर मान लो एक कंटेनर में इसमें एसिड है, ठीक है, इसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। एक कंटेनर है, इसमें एसिड है जिसमें मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर बेस लिया गया है और इसमें मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो देखो यहां पर एसिड अभी बताया था में एसिड H प्लस देगा और बेस OH देगा, ठीक है, H प्लस और OH माइनस। अगर हम यहां पर ये बोलेंगे कि अगर M1 V1 का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू M2 V2, तो बताओ सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? अगर M2 V2 का वैल्यू M1 V1 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? अगर M1 V1 का वैल्यू M2 V2 के वैल्यू से बराबर है तो सॉल्यूशन क्या होगा? पहला वाला बताओ जल्दी से कि अगर M1 V1 का वैल्यू ज्यादा है M2 V2 से सॉल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल एक आंसर है मानसी चौहान का, करेक्ट है, एसिडिक। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि अगर इसका मोल ज्यादा है, 10 मोल है और ये 5 मोल है, तो मान लो 10 हाइड्रोजन, यहां पर मान लो 5 हाइड्रोजन है और यहां पर केवल 2 ही OH है, तो एक OH इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसको खा जाएगा और 3 बच जाएंगे, ठीक है। तो जब 3 बच जाएगा इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यानी इसका अगर मोल ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, इसका अगर मोल ज्यादा हुआ तो बेसिक होगा। अगर दोनों बराबर है तो न्यूट्रल होगा, दोनों अगर बराबर है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ठीक है सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसका कंसंट्रेशन बताओ, तो ध्यान देना यहां पे, जब दोनों को मिक्स कर दोगे एसिड बेस का, तो अगर मान लो ये ज्यादा रहा तो एसिडिक होगा, ये ज्यादा रहा तो बेसिक होगा, अगर दोनों बराबर है तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसमें M3 का वैल्यू बताना है, तो यानी M3 क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना, जब एसिड को बेस को मिलाते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो अगर मान के चलते ये ज्यादा एसिडिक है, मान के चलते हैं, तो हम लिखेंगे M1 V1 का वैल्यू ज्यादा होगा और M2 V2 का वैल्यू कम होगा। ये यहां पर माइनस लगेगा क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट करेगा, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। अगर बाई द वे बेसिक है, अगर बेसिक है, ये ज्यादा है वैल्यू, तो हम लिखेंगे M2 V2 माइनस M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। अगर मान लो दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट 0 आएगा क्योंकि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल बन गया होगा, ठीक है। तो ये एसिडिक के कहानी में ये हमें करना है और ये बेसिक के कहानी में करना है। तो अगर ये ज्यादा रहेगा तो इसमें से माइनस करना है, अगर ये ज्यादा रहेगा तो इसमें से माइनस करना है। तो इस तरह से हम एसिड और बेस का हम मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन हम निकालते हैं। ये क्लियर हो गया होगा एसिड बेस वाला। तो हम मोलारिटी पे 3 चीजें हमने देखा। पहला हमने देखा कि जब डाइल्यूट किया जाता है
तो नया कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाए? जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो हम नया कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? और तीसरा हमने देखा कि जब एसिड बेस को मिलाते हैं तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सबको ये बात क्लियर हो गया? ओके, तो राइट डाउन करो इसको। सानिया भंडारे, आज लावण्या नहीं है क्या? कौन कौन प्रेजेंट है? मानसी चौहान, अजहर, आप भी हैं क्या? शिया शर्मा, ऋतुजा, प्राची पाटिल, प्रज्वल, लवन्या मोरे, अक्षत, अनीश, अजहर, मानसी चौहान, नेत्रा ढोले, पद्मेश, ऋतुजा, सानिया भंडारे, सिया शर्मा, सीएस, वैष्णवी, महाजन, हर्षल, मानसी मोरे, सारा भंडारे, शुभम, बरोबर। ओके, तो आपने लिख लिया होगा। चलो, अब यहां पर दो तीन पॉइंट हम लिख लेंगे ताकि जैसे डेसी मोलर, सेमी मोलर क्या होता है? तो सेमी मोलर, सेमी मोलर बोला जाता है। सेमी मतलब 1/2, सेमी मतलब आधा हो जाएगा, तो 0.5 मोलर। डेसी मोलर, डेसी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन लिख लेना, सेमी मोलर सॉल्यूशन यानी 0.5 कैपिटल एम, डेसी मोलर सॉल्यूशन। डेसी का मतलब हो गया 1/10 यानी 0.1, 1/10 मोलर, या हम बोल सकते हैं 0.1 मोलर। सेंटी मोलर, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1/100, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे तो इसमें लिख के दे देता है कि सेंटी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, राइट डाउन करके हमें लिख के देता है। मिली मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन, तो मिली मोलर का मतलब हो गया 1/1000, ये हो जाएगा 0.001 मोलर, मिली मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये लिखता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, ये डायरेक्ट वर्ड में लिख देगा सेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्लियर? चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलिटी का। ठीक है, उसके बाद मोलालिटी का करेंगे, पहले हम नॉर्मलिटी का कर लेते हैं। हटा दो इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मलिटी का।
तो हमारा मोलारिटी हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in number of equivalent of solute dissolved in 1 liter 1 liter solution। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना डिजोल्व है, इसमें लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। ठीक है, हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ solute डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लेना है लीटर में। जैसा मोलारिटी था वैसा ही है, बस यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, वहां पर नंबर ऑफ मोल था। अगर ये ml में है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ये ml में है तो इनटू हम 1000 कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिट के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, यानी हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको हम नॉर्मल कैपिटल एन नॉर्मल के नाम से भी लिखते हैं, नॉर्मल के नाम से भी लिखते हैं। अगर हम बात करें कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है तो बिल्कुल है, ये वॉल्यूम टर्म है इसीलिए इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्योंकि ये वॉल्यूम का टर्म है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। तो तुम लोग को याद होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जब मैं स्टोइचियोमेट्री पढ़ा रहा था तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का 3 तरीके बताया था।
लिख लिए। अब यहां से हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जो कि स्टोइचियोमेट्री में हो चुका है। यहां लिखेंगे हम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब है इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब तुम्हें एन फैक्टर सिखाया गया है कि एसिड के लिए कैसे एन फैक्टर लिया जाता है, बेस के लिए कैसे एन फैक्टर लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यहां मैं पुट कर रहा हूं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अगर मैं इसमें ये वाला वैल्यू पुट करूं, ये वाला, तो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास और ऊपर जाएगा एन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या बन गया, मोल, ये आ गया मोल। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। तो याद रखना, अगर मोल में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। मैं यहां समरी बना के लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास W अपॉन ई। ये गिवन मास W मान लिया गया है और ये इक्विवेलेंट वेट E मान लिया गया है। हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया क्या, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, अगर हम n इंटू वी कर दें तो हमारे को तीन फॉर्मूला तुम्हें बताया था मैं स्टोइचियोमेट्री में। ठीक है, तो इंडिया का जैसा फ्लैग है, उस फ्लैग में तीन जो कलर है उसको याद रखना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू W अपॉन ई। W क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो गया, मोल इंटू एन फैक्टर। कहां से आया, ऐसे आया, तो डायरेक्ट तुम याद रखोगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो गया, n इंटू वी। क्लियर, नॉट क्लियर।
लिख लिए सबने? तो ये 3 फॉर्मूला याद रखना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, मोल इंटू एन फैक्टर। अब इसमें भी हम बोल सकते हैं व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, लिखना व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया तो न्यू नॉर्मेलिटी क्या होगा? मान लो इसके अंदर एक सॉल्यूशन है और इसका हमने नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। अब इसके अंदर डाइल्यूट कर दिया गया, यानी पानी मिला दिया गया, तो पानी मिलाने से नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन will be equal to number of equivalent after dilution, यानी डाइल्यूट होने के पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और डाइल्यूट होने के बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यह ध्यान देना, यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इंटू V। यहां हो जाएगा N1 V1, यहां अगर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन N2 V2। अगर नया नॉर्मेलिटी निकालना है तो हम N2 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हमसे न्यू नॉर्मेलिटी यानी N2 का हम बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हम M1 V1 लिखते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, वैसे हम लिखेंगे N1 V1 इक्वल टू N2 V2। राइट डाउन करना इसको। लिख लिए? हमने लिखा क्या? तो गए हो गया सर। अब देखो, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए, when two solution are mixed, when two solution are mixed, अगर दो सॉल्यूशन को मिला दिया जाए देन रिजल्टेंट मोलारिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी, देन रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगा? और ध्यान देना, अगर मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, और एक दूसरा कंटेनर है
जिसके अंदर नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। मान लो जब दोनों को मिला दिया गया तो तीसरा जो रिजल्टेंट बना उस रिजल्टेंट का हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, यानी M3 निकालना है, N रिजल्टेंट निकालना है। तो M3 निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी N रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से हम निकालेंगे N रिजल्टेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो अभी यही बताया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला N1 V1, इसका लिख देंगे N1 V1 प्लस इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा N2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये हमारा रिजल्टेंट जिसे वहां आ रहा था M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो यहां आएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस V1 प्लस V2। बस मोलारिटी की जगह कौन ले लेगा, नॉर्मेलिटी। ये समझ में आया। अंतरिक्ष वाले वे, अंतरिक्ष कौन है, तो जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, उसी तरह से हम तीसरा पॉइंट बात करेंगे कि अगर दो सॉल्यूशन दिया गया है, डायग्राम के साथ सब निकालना, क्योंकि आने के बाद जब ऑफलाइन क्लास होगा मैं चेक करूंगा, नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर एक एसिड है, इसका नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम यानी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड बेस मिक्सचर। अगर एसिड और बेस को मिला दिया गया नॉर्मेलिटी में, तो ये मान लो एसिड है और यहां पर अगर बेस है, यहां पर अगर बेस है, यहां नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम इसका V2 है, दोनों को मिला दिया गया। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि अगर N1 V1 का वैल्यू यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन N2 V2, तो सॉल्यूशन क्या होगा। अगर N2 V2 इज ग्रेटर देन N1 V1, N2 V2 इज ग्रेटर देन N1 V1, तो सॉल्यूशन क्या होगा, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, तब सॉल्यूशन क्या होगा। तो मुझे बताओ जल्दी से, अगर N1 V1 ज्यादा है N2 V2 से, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। क्या होगा सॉल्यूशन, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। एक आंसर आया सानिया भंडारे का एसिडिक, बिल्कुल करेक्ट है, एसिडिक होगा। अगर ये ज्यादा है तो बेसिक होगा और ये दोनों बराबर है तो न्यूट्रल होगा।
अब हम दोनों को मिला दिए यहां पे, तो एसिड जो है वो बेस को कैंसिल आउट करेगा, तो हमें यहां रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना है। यहां पर एसिड भी है और बेस भी है, दोनों हमने मिला दिया है, तो रिजल्टेंट मोलारिटी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मोलारिटी हो जाए, अगर ये ज्यादा रहा तो हम लिखेंगे N1V1 माइनस N2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2, ये हमारा निकल जाएगा रिजल्टेंट मोलारिटी। अगर ये ज्यादा रहा तो हम क्या लिखेंगे, ये ज्यादा रहा तो N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, ये एसिडिक के कंडीशन में होगा और ये बेसिक के कंडीशन में। यस और नो, ये हमने देखा नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, हमें अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब हम एन फैक्टर एसिड के लिए निकालते हैं, बेस के लिए निकालते हैं, तो फॉर एसिड, ठीक है, इक्विवेलेंट मास को मैं ई से लिख रहा हूं, तो फॉर एसिड ई इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यानी नंबर ऑफ एच प्लस लूज, यानी इसको हम बोलेंगे बेसिसिटी। अगर हम बेस के लिए निकालेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ ओ एच लूज, यानी इसको हम बोलेंगे एसिडिटी, इसको हम बोलेंगे एसिडिटी। अगर सॉल्ट के केस में हम बोलेंगे तो फॉर सॉल्ट मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन, जितना चार्ज होगा। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन पर मॉलिक्यूल्स। ये हमने स्टाइचोमेट्री में इसको कवर किया था, बस ऐसे तुम्हें रिवाइज के लिए बता दिया कि हम एन फैक्टर क्या क्या लेते हैं।
हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, सॉरी रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। ध्यान देना कैसे रिलेशन निकालेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं मोल इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो ये हो जाएगा मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा मोल अपन वॉल्यूम, यानी ये क्या बन गया मोलारिटी, ये टर्म बन गया मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गया मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। लिख लिए। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ओके, अब हमारा ये नॉर्मेलिटी वाला खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मोलालिटी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे मोलालिटी। मोलालिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg solvent, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg solvent, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट in 1 kg. It is represented by a small m.
और अगर हम इसको डिफाइन फॉर्मूले में बदले तो मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कैसे लेना है, केजी में। अगर ग्राम में दिया है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो इंटू हम लिख देंगे 1000। यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल और ये हो जाएगा पर केजी, यानी मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स। इसको हम स्मॉल एम से मोलल के नाम से भी जानते हैं, मोलल। मोलारिटी को मोलर बोलते थे, इसको हम बोलते हैं मोलल, ठीक है। और ये कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। मोलालिटी नेक्स्ट हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, हम लिखेंगे मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलर, सॉरी 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 D 1000 D माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलारिटी। मोलर मॉलिक्यूलर वेट लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम 1000 एम बोले तो मोलारिटी, जहां एम है मोलालिटी और एम है
मोलारिटी और डी है डेंसिटी और ये मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं। तो इस तरह से एक मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिख लिए? तो इस तरह से हमने मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी देखा, ठीक है। और मोलारिटी और मोलालिटी में हमने रिलेशन देखा, साथ ही हमने मोलालिटी और मोलालिटी में हमने रिलेशन देखा। अब नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो कई बार भी आ गया, तो लिख लो यहां पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये चीजें जो है एक्चुअली स्टोइचियोमेट्री में पढ़ाया जाता है और ऑलरेडी तुम पढ़े भी हो, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन, क्योंकि ये बोर्ड का भी टॉपिक है, तो ये सब चीजें उसमें कवर होता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां से देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में लिखेंगे इट इज रेशियो बिटवीन number of mole of one particular component to the total mole of component, all component। and it is relation between number of mole of one particular component to the total mole of all component। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को हम x से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, इसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अगर हम यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट।
अगर हम दोनों का सम देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और इट इज यूनिटलेस, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसमें यूनिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, इसलिए दिस वन इज ए यूनिटलेस, ये यूनिटलेस होगा। क्लियर? केवल एक दो का रिप्लाई आ रहा, मानसी, वैष्णवी, बाकी सब क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि जूम ओपन है, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है? शिवराज कोलेका, ये मोल फ्रैक्शन ऑल पहले भी कई बार आ गया, स्टोइकियोमेट्री में भी आया और स्टेट ऑफ मैटर में भी आया था, जहां डाल्टन्स लॉ हम पढ़ रहे थे, और यहां भी आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 11th का अच्छे से पढ़ने के बाद 12th में चीजें आसान हो जाते हैं। 12th में तुम आ भी गए। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज का सबने लिखा क्या? लिखो जल्दी से। It is ratio between number of mole of one particle component to the total mole of all component। यहाँ दो कंपोनेंट है, इसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। लिख लिए? चलो आगे देखते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? इट इज यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, दोनों रेशियो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से हम नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज, या इसको हम बाय वेट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ मास ऑफ solute dissolved in या मिक्स्ड इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? तो जिसका हमें वेट लेना है, वेट, इसको स्मॉल से लिख दे रहा हूं मैं, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, और दिस वन इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकल जाएगा। यानी मान लो हमें सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है कि उस सॉल्यूशन में कितना परसेंट है, तो हम सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्यूशन का मास लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ये निकल जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। नेक्स्ट हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये लिख लिए होगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब हो गया कि the volume of solute dissolved in 100 ml solution, हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देंगे 100, ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस वन इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट एक और रह जाएगा, ठीक है, पीपीएम, तो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे और उसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सब जो पार्ट था, ये जितना भी आज के लेक्चर में बताया, ये सब स्टोइचियोमेट्री का पार्ट था और ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
तो मैं एज ए तुम्हें रिवीजन के तौर पे बता दिया कि ये सब चीजें है। तो क्योंकि हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ना है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये एक ये हो गया तुम्हारा क्या, सप्लीमेंट्री की तरह हो गया ये। मतलब ये ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है वो है, मेन जो अभी जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आगे कंटिन्यू होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।